नमस्ते बच्चों, मैं हूँ प्रीति और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, यह हमारे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हर एक परीक्षा में इससे संबंधित जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं, इसको एक ट्रिक से याद करेंगे जिससे आप कभी भी से काल विभाजन, आदिकाल में कौन से लेखक आते हैं, कौन से कवि हैं, भक्ति काल में, ये सब आपका जो दुविधा है ये आपके मैं आज दूर करूंगी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो इस हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर जो जितने भी मतलब आए हैं इतिहासकार, उन लोगों में मतभेद रहा है। सबके अपने अलग अलग मतलब मत हैं। तो आज मैं लाई हूँ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल के जो थे वह हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किए थे तो वह था आदिकाल। ठीक है, वह उनका चार भागों में वे काल विभाजित किए थे। तो पहला था आदिकाल, दूसरा था पूर्व मध्य काल, तीसरा जो किए थे वो उत्तर मध्य काल और चौथा था आधुनिक काल। ठीक है, आदि काल को लेकर भी बहुत सारी दुविधाएं हैं। कुछ लोग आदि काल को वीर गाथा काल, किंतु मैं आज रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लाई हूँ। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जो थे वो आदि काल को क्या किए थे, उसका एक उपनाम है वीर गाथा काल। परीक्षा में अगर पूछ दे वीर गाथा काल कौन है, तो आदि काल का ही ये नाम है। ठीक है, ये आदि काल का उपनाम है। पूर्व मध्य काल जो हो गया वह भक्ति काल है, और भक्ति काल जो है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न आता है कि किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ठीक है, तो यह हमारा भक्ति काल हो गया। तीसरा है उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल जो है इसका उपनाम जो है वह है रीति काल। ठीक है, उत्तर मध्य काल को रीति काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है इसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। यह 6 भागों में बटा हुआ है। इसको मैं अलग एक टॉपिक लाऊंगी जिसमें मैं इन 6 भाग जो कैसे कैसे बटे हुए हैं उसको मैं वर्णन करूंगी। ठीक है, तो आधुनिक काल का जो उपनाम हो गया वह है गद्य काल। गद्य काल को हम लोग भारतेंदु युग भी कहते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग, गद्य काल, इस सब नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। गद्य काल को हम लोग भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। अब चलते हैं इसका समय अवधि क्या है। तो आदिकाल जिसको वीर गाथा काल कहा जाता है वह 1000 से 1350 ईस्वी तक जो था वह आदिकाल का समय था। इसको मैं आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको ट्रिक से याद करवाऊंगी। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हैं ये काल विभाजन कैसे कैसे हुआ है। पूर्व मध्य काल जो भक्ति काल का जो समय था, पूर्व मध्य काल भक्ति काल दोनों एक है, ये उपनाम है। तो यह जो था 1350 से 1650 हमारा पूर्व मध्य काल है, यानी भक्ति काल जो है वह 1350 से 1650 ईस्वी इसकी समय अवधि है। उत्तर मध्य काल जो हो गया वो हमारा रीति काल है, और इसका समय जो था वह 1650 से 1850 यह हमारा रीति काल हो गया। गद्य काल अर्थात भारतेंदु युग बोलिए या आधुनिक काल बोलिए, इसका जो समय हो गया 1850 से अब तक जो समय चलता आ रहा है वह हमारा आधुनिक काल है। ठीक है, जिसको हम लोग गद्य काल के नाम से भी जानते हैं, और यही हमारा भारतेंदु युग भी है। भारतेंदु युग भी हम लोग गद्य काल को कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग आदि काल को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं कि उसमें कौन कौन से कवि आते हैं आदि काल के। कुछ कवि उठाकर आपको दे देता है, जैसे अमीर खुसरो, ये किस काल के कवि हैं। हम लोग सोचने लगते हैं कि इतने सारे कवि हैं और किस काल से ये आते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक मजेदार ट्रिक से याद करवाऊंगी जिसमें आप कभी भी कौन से कवि किस काल के, इसमें आप कभी भूल नहीं करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आदि काल के जो प्रमुख कवि हैं मैं यहाँ पर उनको लेकर आई हूँ।
पहला है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है ये प्रश्न पूछता है ये किस काल के कवि हैं, तो यह हमारे आदि काल के कवि हैं। इनकी जो जन्म जो हुई थी वह 2353 में हुई थी और जो मृत्यु थी वह 1325 में हुई थी। ठीक है, अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं जो आदि काल में वो जो आए थे तो कुछ रचनाएं की थी जो काफी फेमस है, उसको मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ और एक वो भी ट्रिक से, ताकि आप कौन से जो ये है कवि की कौन सी लेखक है, ठीक है, वो कौन सी रचना किए हैं, इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखिए अमीर खुसरो जो थे खड़ी बोली के पहले कवि थे। प्रश्न पूछता है कि खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे, तो ये हमारे अमीर खुसरो है जो आदि काल से जुड़े हुए हैं। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी ये प्रश्न बहुत आता है कि तोताए हिंद के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो जी हाँ बच्चों, ये हमारे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो जो है उनको तोताए हिंद भी कहा जाता था। अब है इनकी रचना के बारे में, ठीक है, तो इनकी पहली रचना जो है वह है खालिक बारी। पहली रचना जो है वह खालिक बारी। दूसरी रचना जो है जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है हालाते कन्हैया। हालाते कन्हैया इनकी काफी फेमस मशहूर है, ठीक है, रचना है इनकी। नजराने हिंद, तीन इनकी रचनाएं जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। खालिक बारी, हालाते कन्हैया और नजराने हिंद। इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे मैं एक ट्रिक लिखी हूँ, खली की हालत नाजुक है। खली से हम लोग परिचित हैं, ठीक है, जो खली जो है जो WWF आप लोग देखते होंगे, उसमें खली हम लोग जो क्या है वो भारतीय है। तो मैं यहाँ खली उनके नाम से हम लोग परिचित हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रिक में खली के नाम लेके आई हूँ। तो खली से हमारा हो गया खालिक बारी, हालात से हो गया हालाते कन्हैया और नाजुक से हो गया नजराने हिंद। तो अमीर खुसरो की जो रचना है हम लोग उसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि खली की हालत नाजुक है। खली से हो गया हमारा खालिक बारी, हालत से हो गया हालाते कन्हैया और नाजुक से हो गया नजराने हिंद, ठीक है। तो ये आदि काल हो गए। आदि काल के दूसरे कवि कौन है, दूसरे कवि हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई परीक्षा में पूछता है कि चंद्रवरदाई की जो मशहूर जो बोल सकते हैं कि फेमस जो है वह रचना क्या है, तो चंद्रवरदाई जो है उनकी जो फेमस पुस्तक है वह है रचना जो है वह है पृथ्वीराज रासो। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि चंद्र से हो गया चंद्रमा और चंद्रमा पृथ्वी क्या है वह हमेशा पास रहते हैं। तो अगर आपको पूछ दे पृथ्वी, ठीक है, कि पृथ्वी राज किसकी रचना है, तो पृथ्वी के साथ कौन आएगा बच्चों, चंद्रमा। अगर चंद्रवरदाई पूछ दे तो चंदा के मामा के साथ कौन आते हैं, पृथ्वी, ये हमेशा साथ रहती है। तो चंदा के साथ हमेशा पृथ्वी ही आएगा। चंदा से हो गया चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो जो उनकी है वह उनकी रचना है, ठीक है। चंद्रवरदाई जो थे वह आदि काल के सर्वश्रेष्ठ, जो हमारा आदि काल जो पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत यह हमारे सर्वश्रेष्ठ जो कवि थे वह चंद्रवरदाई थे। और जो पृथ्वीराज रासो जो हो गए वह हिंदी का पहला महाकाव्य है। यह प्रश्न आता है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है, तो वह क्या है, वह चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अब इसमें कोई दुविधा नहीं होगी और एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो अब बारी है तीसरे नंबर, आदिकाल के तीसरे कवि कौन है, तीसरे कवि हो गए हमारे विद्यापति जी। विद्यापति जो है वह मैथिल कोकिल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये हमारे मैथिल कोकिल के नाम कोकिल जो है कवि हैं, ठीक है। और इनकी रचना है तीन बहुत महत्वपूर्ण है।
पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसके लिए भी बहुत मजेदार ट्रिक्स है बच्चों। ट्रिक्स क्या है? विद्यापति की 3 सहेलियां। 3 सहेलियां कौन है? कीर्ति, पद, लता और कीर्ति। पद से हो गया पदावली, लता से हो गया कीर्तिलता और लता से हो गया कीर्तिलता और कीर्ति से हो गया कीर्ति पताका। तो इसको हम लोग एक लाइन में याद रख सकते हैं कि विद्यापति की 3 सहेलियां, पद, लता और कीर्ति। ठीक है, तो ये हमारे 3 जो है वह आदिकाल के हैं। एक और 2 कवि और हैं, 5 आदिकाल के काफी मशहूर थे। ठीक है, चौथा जो है वह हो गए नरपति नाल। नरपति नाल जो है यह भी हमारे आदिकाल के ही कवि हैं और इनकी रचना है विसलदेव रासो। अब जहां भी रासो साहित्य सब देख लीजिएगा, यह सब जितने भी रासो है यह सब हमारे आदिकाल के हैं। तो विसलदेव रासो जो है वह नरपति नाल द्वारा रचित थी। अब हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो नरपति नाल, ठीक है, नाल से हो गया, ठीक है, नल याद रख सकते हैं। विसलदेव, विसलदेव जो हो गए, अगर मान लीजिए विसल मतलब होता है सीटी, नाल मतलब मान लीजिए नाला। अगर नाले में कोई गिर जाता तो क्या करते हैं? विसल मारते हैं, सीटी मारते हैं, करिए उसका हेल्प कीजिए। तो जब भी आप नरपति नाल देख लें तो याद रख लीजिए कि क्या करना है, कोई मुसीबत में है, हम लोग को विसल देना है। ठीक है, तो विसलदेव रासो जो है वह नरपति नाल द्वारा रचित है। ठीक है, 5वां हो गया जगनीक। जगनीक जो है भी हमारे आदिकाल के ही कवि हैं और इनकी रचना है परमाल। परमाल रासो, बोले ना जितने भी रासो देख लीजिए यह सब हमारे आदिकाल के हैं। तो परमाल रासो को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, जगनीक यानी जगत में जितनी भी नारियां हैं हम लोग क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। परनाल मतलब परमाल, परमाल अर्थात हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो दूसरों की माल है उस पर कभी भी बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। हम लोग ऐसे भी इसको इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो जगनीक जो हो गए इनकी रचना है परमाल रासो, यह हमारे आदिकाल के कवि हैं। रचना तो ट्रिक से याद करवा दी हूँ। अब आदिकाल के जो कवि हो गए 5, उनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रख सकते हैं? अरे ये भी बहुत आसान ट्रिक है। देखिए मैं यहाँ पर आदिकाल के जो कवि हो गए 5 कवि जो मैं यहाँ लिखी हूँ उसको मैं एक ट्रिक से यहाँ पर लाइन हूँ ताकि आप लोग कभी इसको नहीं भूलें। तो अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपति नाल और जगनीक, इसका एक ट्रिक है। आदि के अमीर चंद और विद्या नाले में जा गिरे। आदि के अमीर चंद और विद्या नाले में जा गिरे। अब समझ में नहीं आया ना? अरे बहुत आसान है। आदि से हो गया आदिकाल, ठीक है, ताकि आप ये नहीं भूलें कि ये आदिकाल के कवि हैं। तो आदि से हो गया आदिकाल, अमीर से हो गया अमीर चंद, ठीक है, अमीर से हो गया अमीर खुसरो, चंद से हो गया हमारे चंद्रवरदाई, विद्या से हो गया विद्यापति, नाले से हो गए नरपति नाल और जागिरे से हो गए जगनीक। ठीक है, ये इतना आसान ट्रिक से हम लोग आदिकाल के 5 कवि को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। कभी हम लोग आदिकाल के कवि को भक्ति काल में, ठीक है, आधुनिक काल में हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो ये इतना आसान ट्रिक है कि आदि के अमीर चंद्र और विद्या नाले में जा गिरे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आदिकाल। अब चलते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसका नाम क्या है? जिसको हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भक्ति काल के कुछ जो प्रमुख कवि हैं, वैसे तो बहुत सारे कवि हैं मगर जो प्रमुख हैं वो उन कवियों के नाम और उनकी जो रचनाएं हैं वह यहाँ पर हैं। तो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं वह है कबीरदास। कबीरदास जो है उनका जन्म जो था, तो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं उसमें हमारे
कबीर दास जो है वह पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इनका जो कबीर दास का जो जन्म था वह 1398 ईस्वी में कबीर दास का जन्म हुआ था और कबीर दास की जो मृत्यु थी वह 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर दास की एक रचना ही आई जिससे वह काफी मशहूर हो गए। वह क्या था? वह था बीजक। बीजक मात्र एक ही उनकी रचना है जिससे वह काफी मशहूर हो गए। बीजक जो है उसका वह 3 भागों में विभक्त है। पहला है साखी, दूसरा है सबद और तीसरा है रामायणी। साखी, सबद, रामायणी यह तीनों बीजक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भक्ति काल के जो दूसरे, ठीक है, भक्ति काल के जो दूसरे कवि हैं वह हमारे हैं सूरदास। सूरदास जो है वह वात्सल्य रस के कवि, वात्सल्य रस के कवि जो जनक बोल सकते। प्रश्न आता है परीक्षा में कि वात्सल्य रस के जनक कौन है, उसे वात्सल्य रस के जनक से कौन जाने जाते हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार का जब प्रश्न परीक्षा में आए तो समझ जाइएगा कि यह कौन है, यह सूरदास है और इनका जो जन्म हुआ था वह 1483 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु थी वह 1563 में इनकी मृत्यु हुई थी। सूरदास की जो रचना जो है वह क्या है? वह है सुरसागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी। इसको हम लोग याद रख सकते हैं बच्चों। कैसे? सुरसागर में क्या है? शुरू में देखिए, यह अपनी पहचान, अपनी जो छवि जो है अपनी रचनाओं में छोड़ दिए हैं। देखिए सुरसागर में पहले क्या लगा हुआ है? सुर। सुर जो है वह देखिए सूरदास का जो सुर है वह लगा हुआ है। सुर सरावली, सुर सरावली में क्या है? वहां भी सुर लगा हुआ है। साहित्य लहरी, ठीक है, साहित्य लहरी जो है यह हमारे सूरदास की रचना है। भक्ति काल के जो तीसरे जो कवि हो गए वह हमारे हो गए जायसी। जायसी जो है वह सूफी परंपरा के कवि हैं। यह प्रश्न जो है परीक्षा में अक्सर पूछता है कि सूफी परंपरा के जो कवि हैं वह कौन है, तो यह हमारे जायसी जी हैं जो सबसे बड़े सूफी परंपरा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। जायसी जी की जो रचना जो है वह है पद्मावत, जो एक महाकाव्य है। पद्मावत पे बहुत सारी फिल्म आई है। अभी कुछ 1-2 साल पहले पद्मावत फिल्म आई थी जो काफी हिट हुई थी, काफी पर्दे पर फिल्म जगत में काफी वह फेमस हुई थी, मशहूर हुई थी। तो वह जो पद्मावत जो है वह जायसी जी जो है उनके द्वारा ही रचित है। ठीक है, जायसी जी की और रचनाएं जो है वह हो गया अखरावट, आखिरी कलाम, यह जायसी जी की रचना है। जो भक्ति काल के जो चौथे जो कवि हो गए वह हमारे मीराबाई। मीराबाई भक्ति काल में कैसे नहीं आएंगी? ये किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी और ऐसी भक्त थी जो प्रेम में, ठीक है, कृष्ण प्रेम में इतनी डूब गई थी कि वो क्या की थी? विष का भी पान कर गई थी, विष को पी गई थी। ठीक है, तो जो मीराबाई जो है वह भक्ति काल के अंतर्गत ही आती है और मीराबाई के जो गुरु थे वह थे कौन? रैदास। रैदास जी जो थे वह मीरा जी के गुरु थे। ठीक है, मीरा जी की कुछ रचनाएं जो है वह है नरसी जी का मायरा। मायरा से आप याद रख सकते हैं कि मायरा से होता है मीराबाई। ठीक है, इस प्रकार आप उनकी रचना को याद रख सकते हैं। नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। देखिए इनकी रचना में क्या है? गोविंद लगा हुआ है। यह किसकी भक्त थी? कृष्ण की। और गोविंद किसका नाम है बच्चों? गोविंद जो है वह कृष्ण जी का ही नाम है। हम लोग कृष्ण को गोविंद के नाम से भी जानते हैं। तो
मीराबाई कृष्ण की भक्त थी और जो रचना जो उनकी थी वह रचना में भी क्या है, वह गोविंद गोविंद सब आप देख सकते हैं। तो जहां भी आप अगर ऐसा कुछ पूछ दे, गीत गोविंद का टीका गोविंद दिख जाए, समझ जाइएगा कि यह हमारे मीराबाई द्वारा रचित है। और अब बारी है किसकी, अब बारी है रहीम दास की। रहीम दास जो है वह दोहा के लिए जाने जाते हैं। उनकी दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, तो जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। जी हाँ, जो एक रिश्ता जो होता है वह क्या है, वह एक धागे के समान है। जब धागा क्या होता है, जब टूट जाता है और उसको जब हम पुनः जोड़ते हैं तो क्या होता है, वह जुड़ता है, अरे हाँ जुड़ता है, किंतु उसमें एक गांठ पड़ जाता है। तो इस प्रकार के जो अनमोल हम लोग जो कविता जो हम लोग दोहा जो हम लोग जानते हैं वह रहीम दास द्वारा रचित है और यह भी हमारे भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। रहीम दास की जो रचना है वह है रहीम दोहावली। ठीक है, दोहा अभी मैं बोली ना उनकी दोहा के लिए वह जाने जाते हैं। ठीक है, तो दोहावली में रहीम लगा हुआ है पहले से, तो यहाँ पे याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि यह रहीम दास की है। फिर क्या है, रहीम सोरठ, रहीम सोरठा। ठीक है, सोरठा जो है वहां पर रहीम लगा हुआ है, रहीम सोरठा, यह भी रहीम द्वारा रचित है जो काफी मशहूर है। बड़वे नायिका, यह हमारे रहीम जी द्वारा रचित है। भक्ति काल के एक कवि और है छठे रैदास जी। ठीक है, रैदास जो है कौन है, अरे मीरा जी के गुरु। वह अगर शिष्य आ रही है भक्ति काल में तो गुरु पीछे क्यों रहेंगे, वह भी भक्ति काल में ही ना आएंगे। तो रैदास जो हो गए वह भक्ति काल के कवि हैं, मीरा जी के गुरु हैं। ठीक है, और इनके जो पद जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें शामिल है। रैदास की जो आप जो रैदास जी जो है उनका जो पद मिलता है वह गुरु ग्रंथ साहिब में आप उसको देख सकते हैं, वह उसमें संकलित है। ठीक है, अब बारी है रसखान जी। रसखान जी वह भी हमारे भक्ति काल के ही कवि में आते हैं। और रसखान जी जो है उनकी दो प्रमुख रचना है। पहला है प्रेम वाटिका और सृजन रसखान। रसखान में देखिए यहाँ रसखान लगा हुआ है, बस आपको एक याद करना है, प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम में क्या है, प्रेम जब करते हैं तो हमें रस की जैसे मीराबाई क्या थी, वह कृष्ण से प्रेम की थी और उनको इतना क्या वो विष भी पी गई थी और उन्हें विष की अनुभूति नहीं मिली, उसमें भी वो क्या था, प्रेम रूपी रस वो पीती थी। ठीक है, तो रस खान से याद रख सकते हैं, रस खान, तो जहां भी रस आएगा वहां पे प्रेम आएगा। ठीक है, तो रस खान जी की एक रचना है प्रेम वाटिका और दूसरा है सृजन रस खान जिसमें रस खान लगा हुआ है। तो यह जो हो गए रस खान जी की रचना है। भक्ति काल में कुल 7 प्रमुख कवियों को मैं गिनवाई हूँ। ठीक है, किंतु अब हम 7 कवि को कैसे याद रख सकते हैं, परीक्षा में अगर पूछ देगा तो फिर हम लोग सोचने लगेंगे कि यह किसकी है, यह आदि काल की है, भक्ति काल का है, किस काल का है। तो इसके लिए भी एक बहुत मजेदार ट्रिक है। देखिए यहाँ पर ट्रिक 7 नहीं 8। तुलसीदास को मैं छोड़ दी थी, अरे तुलसीदास पीछे क्यों रहेंगे, वह भी हमारे भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास जो थे वह रामचरितमानस के लिए काफी काफी विख्यात हुए थे और बड़वे रामायण। ठीक है, बड़वे रामायण जो था वह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं और हम लोग इसको छोड़ रहे थे। तुलसीदास की रचना देखिए, राम लला नौछू जो है तुलसीदास राम भक्त थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए रामायण जिसमें राम जी का वर्णन है, रामचरितमानस राम जी का ही चरित्र का वर्णन किया गया उसमें।
राम लला न छूट, तो राम राम जहां देख लीजिए, राम राम तो तुलसीदास, बिल्कुल। अब देखिए, दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, तो जहां भी आप वली 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 देख लें, देखिए वली, जब वली आप देख लें, यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। यह एक छोटा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ठीक है, कवितावली, वली वली, ये हमारे तुलसीदास जी हैं। और जहां भी रामचरित्र, रामायण, राम राम आ जाए, यह हमारे तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अब देखिए, पार्वती मंगल, ये बहुत पूछता है। जानकी मंगल, जहां भी मंगल पूछ ले, मंगल तुलसीदास जी द्वारा रचित है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वली और मंगल किसके हैं, तो तुलसीदास जी। तो जब मंगल देख लें, तो मंगल कब होता है, मंगलवार को, जब हनुमान जी की जब पूजा करते हैं, तो तुलसी का प्रसाद में क्या करते हैं, प्रसाद में जरूर अवश्य ही डालते हैं। तो जब भी मंगल होगा, तुलसी तो आएगा ही, ठीक है। यह एक ट्रिक है। वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका, यह हमारे तुलसीदास जी द्वारा ही रचित है। अब ठीक है, ये हो गए। अब हमारे रीति काल के कवि, रीति काल के जो कवि हो गए, यह कौन है, यह रीति काल के, मैं उनकी रचना को नहीं लाई हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में, ताकि रीति काल के कवि अगर कभी आ जाए कौन है, तो हम लोग नहीं इसको भूलें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक से बस रीति काल के कवि को याद करवा रही हूँ, और उनकी जो रचना है उनकी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अवश्य ही लेकर आऊंगी। तो रीति काल के जो कवि हो गए, वह है भिखारी दास। दूसरा हो गया, वह क्या है, सेनापति। तीसरा जो है वह है बिहारी लाल। चौथा है केशव दास। पांचवा है भूषण। छठा है पद्माकर, और पांचवा है घनानंद। जो ये हमारे 3, 4, 5, 6, 7 जो कवि हैं रीति काल के, उसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वह ट्रिक क्या है, वह ट्रिक है, भिखारी दास की सेना ने, भिखारी दास की सेना ने, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। बिहारी दास को भूसा मारकर आनंद लिया। क्या किया, भूसा मारकर आनंद लिया। नहीं समझ में आया, अरे देखिए, भिखारी दास से हो गए हमारे भिखारी दास, ठीक है। सेना से हो गए सेनापति, बिहारी से हो गए बिहारी लाल, दास से हो गए केशव दास, भूसा से हो गए भूषण। भूसा जो गांव में चावल गेहूं जब निकलता है, जब निकाला जाता है, तो जो उसके अवशेष होते हैं उसको भूसा कहा जाता है। तो भूसा से हो गए भूषण, ठीक है। मारकर से हो गया पद्माकर, और आनंद लिया से हो गए घनानंद। जब घनानंद को संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें आनंद आते हैं ना, घना जोड़ आनंद, घनानंद। तो ये एक ट्रिक है जिससे रीति काल के कवि में हम लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये रीति काल के कवि हैं या आदि काल, भक्ति काल, ठीक है, किस काल के कवि हैं, उसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो रीति काल के कवि को हम लोग एक ट्रिक जो है, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास को भूसा मारकर आनंद लिया। तो ये छोटा सा ट्रिक है जिससे हम रीति काल के कवि को याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ अभी शॉर्ट की हूँ, इसको जो मैं भक्ति काल के जो कवि हैं उसको मैं अगले वीडियो में उसको ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी, और रीति काल के जो कवि हैं उनकी रचना को, ठीक है, इनकी रचनाएं जो है, तो उसको भी मैं एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवाऊंगी, ठीक है। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगर आपको ये मेरा
साहित्य का जो इतिहास पढ़ाने का अंदाज, मेरा ट्रिक अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।